एक साधारण सी लड़की जिसने बचपन में पिता को खो दिया, लेकिन संगीत को अपना संसार बनाकर भारत की स्वर कोकिला तक का खिताब हासिल किया। लता मंगेशकर जो न केवल भारत के दिल में बसती हैं, बल्कि पूरा विश्व उनकी आवाज पर फिदा है। आइए जानते हैं लता मंगेशकर की कहानी, जिसने 7 दशकों तक हिंदुस्तानी संगीत पर राज किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको भारत की उन हस्तियों के बारे में जानकारी मिल सके जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में मशहूर किया। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे, जो कि एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और गायक थे। जब लता मंगेशकर का जन्म हुआ तब माता पिता ने उनका नाम हेमा मंगेशकर रखा था, लेकिन उनके पिता के एक नाटक की पात्रा लतिका से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया गया। लता मंगेशकर के जीवन में संघर्ष उस वक्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ 13 साल की थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी। क्योंकि वो 5 भाई बहनों की सबसे बड़ी बहन थी, इस नाते घर की संपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। क्योंकि उन्होंने संगीत और नाट्य को बहुत ही बारीकी से अपने पिता को देखकर सीखा था, इसलिए उन्होंने इसी फील्ड में करियर बनाने का फैसला लिया। 13 साल की उम्र से उन्होंने स्टूडियो के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। 1942 में लता जी ने फिल्मों में गाना शुरू किया, लेकिन उस समय भारी आवाज का चलन था। उस समय की कई गायिकाएं जैसे नूरजहां और शमशाद बेगम जो कि भारी आवाज में ही गाती थीं, और श्रोता उन्हें उतना ही पसंद भी किया करते थे। ऐसे में लता जी की आवाज पतली, मुलायम और मधुर थी, जिसे उस समय के संगीत निर्देशकों और श्रोताओं ने नकार दिया था। लेकिन लता मंगेशकर ने कभी हार नहीं मानी। हर बार नकारे जाने के बाद वो और मेहनत करती रहीं। शुरुआत में सिर्फ गाने से घर नहीं चलता था, इसलिए लता जी ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर भी काम किया। बतौर एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म थी पहली मंगला गौर, और उसके बाद उन्होंने फिल्म बड़ी माँ में भी अदाकारी की। जबकि उन्हें अभिनय पसंद नहीं था, फिर भी ये सब उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। संगीत की दुनिया में भी संघर्ष कोई कम नहीं था। उन्हें यहाँ भी अंदरूनी राजनीति का सामना करना पड़ा। संगीतकार अक्सर सिलेक्टिव गायक गायिकाओं को ही मौका देते थे। ऐसे में लता जी को अपनी जगह बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो डटी रहीं और उनकी यह कोशिश रंग लाई। 1942 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह गाना फिल्म से हटा दिया गया। पर इस छोटी सी शुरुआत ने उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। वैसे तो उन्होंने 1942 से 1949 के बीच कई गीत गाए, लेकिन उन्हें उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई। फिर 1949 में आया एक ऐसा गाना जिसने लता जी को पूरे देश में मशहूर कर दिया। फिल्म थी महल और गीत था आएगा आने वाला। मधुबाला पर उनकी आवाज इतनी मधुर लग रही थी कि यह गीत सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक युग का जन्म। उस समय के हर संगीत निर्देशक, चाहे शंकर जयकिशन हो, हेमंत कुमार, सलील चौधरी, दत्ता नाइक, खयाम, रवि रोशन, कल्याणजी आनंद जी, वसंत देसाई, नौशाद, सी रामचंद्र या मदन मोहन जैसे कई संगीतकारों की वो पहली पसंद बन गईं। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ हिट पर हिट गानों का। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, जिया बेकार है, छाई बहार है, घर आया मेरा परदेसी, दम भर जो उधर मुंह फेरे, सजना बरखा बहार आई, लग जा गले, ब्लैक एंड व्हाइट गोल्डन एरा से लेकर 90 और उसके बाद भी 2009 तक लता मंगेशकर ने करीब 30,000 से भी ज्यादा गाने 36 से अधिक भाषाओं में गाए। इस बीच उन्होंने कई और संगीतकारों के साथ काम किया, जिसमें नदीम श्रवण, AR रहमान, आदेश श्रीवास्तव, जतिन ललित और उत्तम सिंह जैसे संगीतकारों का नाम भी शामिल है। लता मंगेशकर की आवाज में एक जादू था। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि चाहे वो कोई रोमांटिक गीत गा रही हो या कोई दर्द भरा नगमा, उनके इमोशन उस गीत में रूह डाल देते थे। ऐसा ही एक गीत था जिसे सुनने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। जब यह गाना रिलीज हुआ
तो बीबीसी और कई अंतर्राष्ट्रीय चैनलों ने इसका प्रसारण किया और इसे एक इमोशनली पावरफुल पैट्रियोटिक सॉन्ग का दर्जा दिया। लता जी की आवाज ने विदेशों में बसे भारतीयों को भी भावुक कर दिया था। लता जी ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में 1974 में परफॉर्म किया और वो वहां प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। यह दर्शाता है कि विदेशों में भी उनके कितने चाहने वाले थे। लता जी को उनके जीवन में संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए यूनेस्को ने भी सम्मानित किया। उनकी संगीत विरासत को अमूल्य सांस्कृतिक संपदा कहा गया। फ्रांस सरकार ने लता मंगेशकर को 2007 में अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑफिशियर दे ला लीजन डी हॉनर दिया। यह सम्मान विश्व के चुनिंदा कलाकारों को ही कला और संस्कृति में वैश्विक योगदान के लिए मिलता है। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड के रूप में दर्ज हुआ। 1969 में लता मंगेशकर को पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में लता मंगेशकर को उनकी संगीत सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके साथ ही 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। लता जी ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्हें यह पुरस्कार 1972 की फिल्म परिचय, 1974 की फिल्म कोरा कागज और 1990 की फिल्म लेकिन के लिए मिला। लता जी ने कई फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स जीते। 1970 के बाद उन्होंने खुद इसे स्वीकार करना बंद कर दिया। 1993 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 1997 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान, पुरस्कार और रिकॉर्ड लता मंगेशकर जी के लिए ये केवल एक औपचारिकता मात्र थे, क्योंकि उनका असली पुरस्कार जनता का प्यार था। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। सरकार ने उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उनकी आवाज आज भी जीवित है, हमारे दिलों में, हमारे संगीत में। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, वो एक युग थीं। उनकी आवाज ने जिस तरह से भारतीय संगीत को आकार दिया है, वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनकी विरासत आने वाली कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आपको लता जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में मशहूर किया है, उनके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।